Hello my dear students, welcome to all of you at Easily English Solution and Easy Way of Learning। आज हम लोग पढ़ेंगे CBSE क्लास 10 सिविक्स का ये चैप्टर फेडरलिज्म यानी संघवाद। ये फेडरलिज्म क्या है इसके बारे में जानेंगे, कितने तरह के फेडरलिज्म होते हैं इसके बारे में जानेंगे, भारत कैसे एक फेडरल कंट्री है इसके बारे में जानेंगे, यानी इससे संबंधित सब कुछ जानेंगे। फिर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में किस प्रकार से किया गया है ये चीज़ जानेंगे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैसे फॉर्म किया गया, कितना हद तक यह सक्सेसफुल रहा हमारे देश के लिए, इस चीज़ को जानेंगे। और लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैसे बनाया गया या लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने में क्या बाधाएं आई और क्यों गवर्नमेंट को एक बार डिसीजन रोकना पड़ा था लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म करने से पहले। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में बिल्कुल डिटेल्ड में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये फेडरलिज्म क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप इससे पिछला जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, जो कि आप उसका वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पर, 2 पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर चैनल पर है, आप देख सकते हैं उसको। तो उसमें आपने देखा होगा बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, यदि देखे होंगे तो, नहीं तो उसको देख लें। बेल्जियम और श्रीलंका किस प्रकार से आपने देखा कि बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, संवैधानिक सुधार किया गया, और संवैधानिक सुधार करके और क्या हुआ कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया कुछ, और इस प्रकार से वहाँ पर पावर को डिसेंट्रलाइज करके और तब जाकर एक स्थिर सरकार बनाई गई और लोगों को किसी तरह का विरोध नहीं रहा, सभी लोग सेटिस्फाइड हो गए। कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि उससे पहले बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं थी, लेकिन उससे पहले क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, उस स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता था। मतलब कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थी। लेकिन जब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1993 में, तो रीजनल गवर्नमेंट को अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल गया, संवैधानिक अधिकार मिल गया कि वो भी स्वतंत्र है, वो खुद का डिसीजन ले सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। जबकि श्रीलंका का बात आप पढ़ा था आपने कि श्रीलंका में क्या हुआ था, तो श्रीलंका में स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी प्रोवाइड नहीं किया गया था। स्टेट गवर्नमेंट्स थी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही, यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही शासन चलता था, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन। स्टेट को कंट्रोल किया जा रहा था सेंट्रल का कोई भी, या तो ब्यूरोक्रेट हो गया या कोई अफसर के माध्यम से। जबकि वहाँ जो श्रीलंका में तमिल लीडर्स थे वो फेडरल सिस्टम ही चाहते थे, यानी राज्य है तो राज्यों की अपनी सोवरेनिटी होनी चाहिए, अपनी जो है पावर टू टेक डिसीजन होना चाहिए। तो फेडरलिज्म है क्या, अब इसी बात पर डिपेंड है। जो अभी आपने बेल्जियम के मॉडल में और श्रीलंका के मॉडल में जो डिफरेंस देखा, इन्हीं डिफरेंस पर आधारित है फेडरलिज्म। यहाँ मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका वाला जो मॉडल है वह फेडरल मॉडल नहीं हुआ, जबकि बेल्जियम का मॉडल फेडरल मॉडल हुआ। तो देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी फेडरलिज्म क्या है, यह एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट बनाने का जिसमें कि जो पावर होता है, पावर को डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे इसके जो यूनिट्स होते हैं, किसी देश में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को उनके बीच डिवाइड किया जाता है। जैसे कि भारत में ही है एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी फेडरल कंट्री होगा,
सबसे पहले तो उसके लिए कम से कम 2 टियर रिक्वायर्ड है। सरकार का 2 स्तर होना ज़रूरी है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। पूरे देश में इस तरह से ये होना सबसे पहले जो है ज़रूरी है। अब देखिए आगे, और ये जो गवर्नमेंट का जो लेवल बना डिफरेंट, वो लेवल में यह भी शर्त होना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी जो नीचे वाला यूनिट है, निचला यूनिट है, वह यूनिट सेंटर पर डिपेंड फुली नहीं होना चाहिए। उसका अपना भी डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए और खुद से वो स्वायत्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। और देखिए, बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ऑन। ये जो दोनों लेवल हुआ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होना चाहिए और दोनों अपने अपने पावर को एंजॉय करें, अपना शक्ति उसका हो उसके पास। सेंटर के अधीन स्टेट नहीं होना चाहिए। अब ये जो फेडरेशन है, देखिए अब इस तरह का गवर्नमेंट जहाँ पर कि स्टेट गवर्नमेंट तो है लेकिन उसको पावर नहीं है, वो सेंटर पर ही अधीन है, उसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। वह हो गया यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर यूनिटरी जो गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, या इसके सब यूनिट रहेंगे भी तो सब ऑर्डिनेट रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके नीचे वाले जो यूनिट रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको ऑर्डर देगा और उनको कंट्रोल करेगा, जैसे वो कहेगा वैसे करने के लिए वह बाध्य है। जबकि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी तरह का बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि एंसरेबल कहने का मतलब वो उसके प्रति नहीं है। ये दोनों गवर्नमेंट किसी के प्रति एंसरेबल हैं, सेंट्रल या स्टेट, तो वो हैं जनता के प्रति, यानी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के प्रति जवाबदेह नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया है फेडरलिज्म का कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट है कि नहीं है, या कहीं का गवर्नमेंट फेडरल है तो उसमें क्या क्या जो है उसका फीचर, उसका सिम्टम होना चाहिए। तो सबसे पहला तो इसका फीचर दे रहा है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक लेवल का गवर्नमेंट होना चाहिए। दूसरा इसका फीचर दे रहा है कि जो अलग अलग ये जो टीयर्स बने 2 या 3, उनका अपना, वो दोनों सेम सिटीजन को ही गवर्न करेंगे, अलग अलग जनता नहीं रहेगी, एक ही जनता प्रशासन करेंगे। लेकिन प्रत्येक जो टीयर है उसका अपना ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है अपना नियम कानून बनाने का अधिकार हर मुद्दों पर, यानी लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन उसका अपना होगा। अब तीसरा जो ये फीचर दे रहा है, jurisdiction of the respective level of tier of government are specified in the constitution। देखिए यह जो लेवल है, यानी स्टेट को कितना पावर है, क्या पावर है, ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दे दिया और जब मन तब सीज कर लिया, नहीं। वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वह पावर ऑथोराइज होना चाहिए। स्टेट को जो भी पावर मिलेगा वह मेंशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि राज्य को इतना पावर है और उसका अपना अथॉरिटी, यानी कुछ जो मुख्य पावर है वो गारंटेड होगा, उसको जो फंडामेंटल पावर होगा उसको भंग नहीं कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी। यदि इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है तो समझिए कि वो फेडरल स्ट्रक्चर का गवर्नमेंट है। अब जैसे राज्य को भी टैक्स तसीलना है, केंद्र को भी तसीलना है, तो केंद्र कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है कि राज्य के टैक्स तसीलने का जो क्षमता है या उसका जो अथॉरिटी है उसको एबोलिश कर दे, समाप्त कर दे, नहीं। ये फंडामेंटल उसका हुआ। या कुछ मुद्दों पर उसको कानून बनाना है तो उसको बनाने की शक्ति को एबोलिश नहीं कर सकता है, ये फंडामेंटल उसका कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड मतलब राइट हुआ। ये कहने का मतलब
अब देखिए पॉइंट जो 4 है, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलिटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वही बात दिया कि किसी भी जो स्तर है, कोई भी, चाहे स्टेट लेवल का स्तर हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, यदि उसका जो एक लेवल का जो पावर है और कॉन्स्टिट्यूशनली जो गारंटेड है उसको बदला न जा सके, मौलिक पावर को समाप्त नहीं किया जा सके, और यदि किया जाए तो उसमें उसकी भी कंसेंट की आवश्यकता पड़े, यानी स्टेट की भी सहमति से ही हो सकती है। यदि इतना स्वायत्तता है, इतना स्वतंत्रता है, तो कहने का मतलब है कि राज्य जो है केंद्र पर डिपेंड नहीं है, या कोई भी लोअर यूनिट है अपर यूनिट पर डिपेंड नहीं है, तब वह एक फेडरल स्ट्रक्चर का गवर्नमेंट है। अब यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह का विवाद होता है, तो कोर्ट के पास यह पावर है, वह कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा, उसका अर्थ समझाएगा, या उसको जो है व्याख्या करके जानेगा और बताएगा, झगड़ों का निपटारा करेगा। और जो हाईएस्ट कोर्ट है वह हमेशा ही एक अंपायर का काम करेगा झगड़ों के बीच में। किसी भी तरह का डिस्प्यूट यदि होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच, तो उनके पावर के बीच, पावर में यानी क्या किसको पावर मिला है, उनके बीच में किसी तरह का विवाद होने पर जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री रहेगा वह एक निर्णायक का भूमिका अदा करेगा। अब दोनों सरकारें, जाहिर सी बात है कि एक ही जनता पर जब शासन कर रही है तो एक ही जनता से टैक्स भी लेगी। दोनों का सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ये नहीं कि स्टेट फुली जो है डिपेंड रहेगा सेंटर पर, नहीं, उसका रिसोर्स जुटाने का भी अपना होना चाहिए अथॉरिटी, और उसका एक फंड होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनोमी। जाहिर सी बात है, यानी उसका स्रोत एक बना रहना चाहिए उसको फंड जुटाने के लिए, तभी उसको फाइनेंशियल ऑटोनोमी भी मिला स्टेट गवर्नमेंट को, यानी वो इकोनॉमिकली रूप से भी स्वतंत्र हो गया। वो खुद से टैक्स इकट्ठा कर सकता है और अपने कामों के लिए फंड राइज कर सकता है। इस प्रकार से जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम कैसे यूजफुल है, तो फेडरल सिस्टम क्या करता है, देखिए, यह ड्यूअल ऑब्जेक्टिव वाला गवर्नमेंट है, यानी दोहरा इसका लक्ष्य है, दोहरा लक्ष्य को साधता है एक बार। सबसे पहले तो सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता और अखंडता को पहले सुनिश्चित करता है, उसको बचाता है। while at the सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और ठीक उसी समय यह जो क्षेत्रीय विविधता है उस देश का, उसको भी जो है सुरक्षित करता है, उसको भी बढ़ावा देता है। कहने का मतलब है कि जैसे भारत ही है और भारत में विभिन्न प्रकार के भाषा के आधार पर राज्य हैं, कल्चर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, तो सबका जो भी, चाहे कल्चरली मानिए या रिलीजियसली मानिए या अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज मानिए, सबकी अपनी अपनी सरकारें जो है हैं। हर स्टेट की हर एक खास कल्चर और ख़ास लैंग्वेज वाले क्षेत्र में उसको स्वतंत्र राज्य बना दिया गया है, उसका अपना स्वतंत्र अधिकार है, उसकी अपनी भाषाओं की मान्यता है, उसके अपने अधिकार सुरक्षित हैं। तो इसलिए क्या है, वह उसको रीजनल ऑटोनॉमी है, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हुआ, और इस प्रकार से रीजनल डाइवर्सिटी जो है, क्षेत्रीय विभिन्नता है, उसकी बची रह गई। ऐसा नहीं श्रीलंका की तरह कि जबरन जो है वहाँ का सिंगल भाषा सभी के ऊपर थोप दिया गया, तमिल भाषा को एक तरह से समाप्त कर दिया गया वैल्यू, और सबको भाई अब सिंगल पढ़ना है तभी आपको सर्विस मिलेगा। नहीं, जहाँ फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पर जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, रिलीजन है, कल्चर है, उसको इस प्रकार से स्वतंत्रता दिया गया है, वैल्यू दिया गया है, यानी उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये रीजनल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी करता है, इस चीज़ को आप समझ चुके हैं, और एक तरह से
यह देश के यूनिटी को प्रमोट करता है। श्रीलंका में यही चीज़ नहीं हो पाया था, जिसके चलते होम स्ट्राइक वाली समस्या आ गई थी, देश की डिवाइडेशन का स्थिति हो गया था। तो इस चीज़ को आप समझ गए कि फेडरलिज्म का इम्पोर्टेंस कितना है और क्यों यह किसी भी देश के लिए ज़रूरी है। अब जो डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में पावर शेयरिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उस पर वो एग्री होते हैं, उस पर दोनों का पावर शेयरिंग का एग्रीमेंट और आपस में ट्रस्ट भी होना, पावर का बैलेंस होना बहुत ही आवश्यक है। और ट्रस्ट तो बिल्कुल आवश्यक है। अब देखिए, पावर का जो एक्सचेंज होता है यह सभी देशों में एक बराबर नहीं है, यह कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। हर देश में बराबर पावर शेयरिंग नहीं है, या एक देश में भी हर राज्य को बराबर पावर शेयर नहीं किया गया है। जैसे भारत की ही बात की जाए तो सभी राज्यों को इक्वल पावर प्रोवाइडेड नहीं है। यानी मुख्य रूप से ये पावर का बैलेंस डिपेंड करता है वहाँ का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसी देश का होता है, क्या रहा है, या किस राज्य से कैसा संबंध रहा है, या किस तरह का वहाँ का एथनिक कंपोजिशन है, या सोशल स्टेटस है, यह सब कुछ चीज़ें एक तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। तो सबसे पहले तो द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर। देखिए, अब यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि ये जो फेडरलिज्म होता है ये मुख्य रूप से दो तरह का होता है। इसका जो टाइप है, टू टाइप है। और टू टाइप किस आधार पर बनता है? तो पहला जो इसका टाइप है, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स खुद एक साथ आकर मिल जाते हैं और मिलकर एक बड़े यूनिट का निर्माण करते हैं ताकि सोवरेनिटी को प्रमोट करें और आइडेंटिटी जो वो इंक्रीज करना चाहते हैं सोसाइटी का, उसको जो है सिक्योर करें। कहने का मतलब है कि किसी देश में छोटे छोटे राज्य बहुत सारे, यानी इसका जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो सभी कंबाइन करते हैं और अपने पावर को कंबाइन करके और एक बिगर यूनिट बनाते हैं, बड़ा यूनिट, और उसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम देते हैं। किस लिए? तो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, मोटे तौर पर कहें तो इस प्रकार की जो फेडरलिज्म बनती है उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर यानी सभी राज्य एक साथ आए और इस प्रकार फेडरेशन बनाए। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, कमिंग टुगेदर यानी एक साथ आना और इस प्रकार फेडरेशन बनाना। तो इस नेचर का जो फेडरेशन है वह यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देशों में है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी का फेडरेशन हुआ जिसमें कि स्टेट्स आकर के अपना पावर जो है कंबाइन करके बनाते हैं। अब सेकेंड टाइप का जो है फेडरेशन क्या है? तो कोई एक बड़ा देश है और वो बड़ा देश क्या करता है कि वह अपने पावर को डिवाइड करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, जो भी राज्य हैं इसको निर्माण करने वाले छोटे छोटे, उनके बीच पावर का बंटवारा करता है। और इस प्रकार से यह जो बनता है फेडरेशन उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इस तरह का फेडरेशन जो है इंडिया में, स्पेन में और बेल्जियम में है। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी हुआ, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है यह ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट से, जबकि जो फर्स्ट आपने पढ़ा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, उसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर होता है, और इसमें होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। बहुत बार ये जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं इनके पास अनइक्वल पावर भी हो सकता है, सबका बराबर पावर नहीं।
कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर भी किसी खास केस में दिया जाता है। जैसे कि भारत में ही कश्मीर को स्पेशल जो है उसको अथॉरिटी प्रोवाइड था, उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। 370-35 वाली बात आप जानते ही होंगे। अब भारत के विषय में कह रहा है कि भारत में क्या ऐसा फीचर है कि यह फेडरल कंट्री हो जाता है, यानी भारत एक फेडरल कंट्री है। कैसे? तो जाहिर सी बात है, बेल्जियम और श्रीलंका की यदि बात करें तो वहाँ ही बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा डाइवर्सिटी के चलते। और जब बात भारत की हो, भारत जैसे बड़े देश की, तो यहाँ तो बहुत सारी लैंग्वेजेज, रिलीजन और रीजन्स हैं। तो यहाँ तो और भी फेडरलिज्म बहुत ही आवश्यक हो जाता है और बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब सबसे पहले जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत आज़ाद हुआ बहुत ही दुखद स्थिति के साथ, यानी बहुत ही खूनी एक तरह से खेल हुआ, यानी दंगे हुए आज़ादी के बाद ही, और उसके बाद 2 पार्ट में आज़ाद होते ही बट गया। और कॉन्स्टिट्यूशन जब भारत का बना तो इसने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा, राज्यों का संघ कहा। यानी भारत के संविधान में भले ही फेडरेशन नाम का किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ यूनियन वर्ड का यूज किया गया है, लेकिन फिर भी भारत जिस तरह से यहाँ का संविधान है और जिस तरह से यहाँ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, वो सारा फेडरल नेचर का ही स्ट्रक्चर है। इसलिए यह फेडरल गवर्नमेंट ही है। बिल्कुल फेडरल फीचर पर टेस्ट कीजिएगा तो सारा फेडरलिज्म का फीचर इसके अंदर मिल जाएगा। अब आइए, जो 7 फीचर्स आप ऊपर पढ़े फेडरलिज्म का, तो उसके मेजरमेंट पर हम टेस्ट करके देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग उतर रहे हैं कि नहीं। सबसे पहला तो हम लोगों ने ये देखा कि 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो भारत में 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट है ही। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बाद में आवश्यकता महसूस हुई कि एक 3rd टियर भी बनाना चाहिए, तो 3rd टियर भी उसके बाद ऐड किया गया, जैसे पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज, इसको भी यानी स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया। तो किसी भी फेडरेशन में ये जो टियर्स हैं, ये जो अलग अलग लेवल्स हैं, इनका अपना जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, यानी अपना टैक्सेशन, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का अथॉरिटी होना चाहिए स्वतंत्र। और यहाँ पर है, यहाँ पर क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, सबको अपना अधिकार प्रोवाइडेड है और पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट का भी अपना सेपरेट पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसको प्रोवाइड है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। और देखिए, चूँकि दोनों एक ही जनता पर शासन करते हैं, दोनों को एक ही से टैक्स लेने का अधिकार है, और दोनों को एक ही जनता के लिए जवाबदेही है या काम करना है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्लियरिटी होना चाहिए कि कौन किस मुद्दा पर काम करेगा या किसको किस मुद्दा पर टैक्स लेना है। तो इसके लिए लिस्ट बनाए गए हैं सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन में कि राज्य किन मुद्दों को देखेगा और केंद्र किन मुद्दों को देखेगा। इनके लिए सेपरेट लिस्ट बनाए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट। तो सबसे पहले देखिए, जो यूनियन लिस्ट है इसमें इस प्रकार के सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है जो नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, जो पूरे देश में एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब जैसे फॉरेन अफेयर हुआ, विदेश का कोई मुद्दा हुआ, बैंकिंग से संबंधित नियम कानून हुआ, या कम्युनिकेशन हुआ, या करेंसी हुआ, यह सब चीज़ जो है पूरे देश में एक जैसी रहने की आवश्यकता है। इसलिए इन सब्जेक्ट्स को
यूनियन लिस्ट में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के देख रेख में रखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो लिस्ट है, अब यूनियन गवर्नमेंट ही इन जो ऊपर बताए उन पर नियम कानून बना सकता है। नेक्स्ट जो है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में जो है इस प्रकार के मुद्दे हैं जो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, और इस तरह के मुद्दे में पुलिस, ट्रेड, कमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन यानी सिंचाई, ये सारे मुद्दे जो है स्टेट लिस्ट के अंदर में रखे गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है अकेले इससे संबंधित इन सभी मुद्दों से संबंधित नियम बना सकती है, ऐसा जो है इसको अधिकार दिया गया है। और तीसरा जो लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, यानी इसको समवर्ती सूची बोलते हैं। यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। अब इसमें इस प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हो, जो यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट हो। दोनों ही गवर्नमेंट इनसे संबंधित नियम कानून बनाती है और देखभाल करती है, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन यानी गोद लेना और उत्तराधिकार से संबंधित नियम। तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर में है। इनसे संबंधित नियम कानून राज्य भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन यदि किसी तरह का आपसी टकराव होता है, यानी दोनों का नियम कहीं मिल जाता है या कहीं टकराता है, कोई कन्फ्यूजन है, तो केंद्र सरकार का ही नियम जो है मान्य होगा। केंद्र सरकार का नियम जो है मान्य होगा वैसी परिस्थिति में। अब ये जो लिस्ट है ये तो लिस्ट बनाए गए थे उस समय में जिस समय की कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, लेकिन जब ये सारे लिस्ट बना दिए गए और ऐड कर दिए गए उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नए नए मुद्दे आकर के जुड़े और जिनसे संबंधित संवैधानिक उल्लेख नहीं हुआ था। तो अब हुआ कि उन चीज़ों को किस लिस्ट में रखा जाए या उनका देखभाल किसके ऊपर रहेगा। जैसे कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के क्षेत्र हो गए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय आया उसके बाद की चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या किया गया कि इनको जो है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में दे दिया गया, इनका देख रेख का पावर, और इनके लिए अलग से एक सब्जेक्ट बनाया गया रिसीडुअरी लिस्ट बनाकर उसके अंदर में इनको डाल दिया गया। तो अब इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से राज्य और केंद्र के बीच में बंटवारा किया गया है शक्ति को, यानी पावर को शेयर किया गया है। फिर भी कुछ राज्य को स्पेशल पावर, स्पेशल प्रोविज़न प्राप्त है। जैसा मैंने ऊपर ही बताया कि जम्मू और कश्मीर का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अब तो नहीं है, अब तो समाप्त हो गया, और उसको स्पेशल स्टेटस जो है प्राप्त था। अदर स्टेट के लोग वहाँ पर ज़मीन भी नहीं खरीद सकते थे। और कुछ इस प्रकार के भी यूनिट हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही छोटे हैं और वो इस प्रकार के हैं, इतने छोटे हैं कि न तो वो स्वतंत्र राज्य उनको एक अलग बनाया जा सकता है और न ही दूसरे राज्य में उनको इन्वॉल्व भी किया जा सकता है, क्योंकि इन्वॉल्व होगा तो दूसरे राज्य का एरिया बढ़ जाएगा, तो शासन करने में, कंट्रोल में दिक्कत होगी। और इतने छोटे हैं कि एक बड़ा राज्य भी बनाकर उनको और उस पर उतना वेस्ट नहीं किया जा सकता है पावर को। तो ये जो क्षेत्र हैं जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप या खुद राजधानी दिल्ली, इन सारे जो है क्षेत्रों का देखभाल का जिम्मा, यानी इनके ऊपर शासन का जिम्मा यूनियन गवर्नमेंट को है, और इन क्षेत्रों को यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। तो
ये जो है यहाँ पर क्या होता है, देखिए इनके बारे में थोड़ा सा आप जानें। जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ सरकार होती है, चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ का मुख्य जो होता है वाइस गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा पावर होता है। यदि जब रिक्वायर्ड होगा कि मंत्रिमंडल भंग करना है तो राष्ट्रपति के आदेशानुसार उपराज्यपाल मंत्रिमंडल भंग भी कर सकता है। और ऐसे भी सब सारा फाइल ही उसी के पास जाना है और बिना उसके अथॉरिटी के ऑथराइज हुए कोई भी काम, विकास कार्य भी नहीं हो सकता है। यानी मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावर होता है। जो यूनियन टेरिटरी होता है वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को वाइस गवर्नर को पावर ज़्यादा है। अब ये जो पावर शेयरिंग का तालमेल है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी जो है तैयार है, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बना देने से ही इतना आसान नहीं है पावर का शेयरिंग और एग्रीमेंट। और एक तो चीज़ है कि इससे फिक्स जो है पावर लेकिन मिला है, और पार्लियामेंट भी अकेले इनको चेंज नहीं कर सकता है। जो बेसिक जो उनका पावर मिला है, जो फंडामेंटल, उसको पार्लियामेंट भी अकेले चेंज नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट यदि चाहेगा कि मान लीजिए किसी राज्य का पावर को हम समाप्त कर दें या छीन लें या उसको मर्ज कर दें दूसरे राज्य में या उसको डिवाइड करें कुछ भी, तो उस तरह का फंडामेंटल पावर कुछ भी उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोवाइड है, तो उसको चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज में, राज्यसभा में और लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से यानी 2/3 मेजॉरिटी से पहले तो पारित करना पड़ेगा। और उसके बाद जितने भी राज्य हैं भारत में, कम से कम आधे से अधिक राज्यों के असेंबलीज में भी पारित कराना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाना है कि अब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं, अब ये राज्य रहेगा, तो अब क्या करना होगा। जैसे केजरीवाल जी बार बार डिमांड कर रहे थे कि दिल्ली को राज्य बनाया जाए, तो राज्य बनाना उसको आसान नहीं है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से तो पारित करना ही पड़ेगा। और उसके बाद भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से आधे से अधिक राज्यों के असेंबलीज में भी यह चीज़ पारित होना चाहिए, तब जो है दिल्ली राज्य बन सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। अब देखिए जुडिशियरी जो सिस्टम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो है बिल्कुल इन चीज़ों का देखभाल करता है कि पावर बैलेंस्ड तरीक़ा से बिल्कुल चल रहा है कि नहीं। किसी तरह का यदि डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उन लोगों का पावर है वो आपस में मिलकर और डिसाइड करेंगे और जो फैसला देंगे वह फैसला मान्य होगा। बहुत बार राज्य के बीच में भी झगड़ा हो जाता है, जैसे चंडीगढ़ और पंजाब के बीच में नदियों के पानी को लेकर के जो है विवाद है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो चलता है विवाद। तो यानी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है देखने का, चाहे रिसोर्सेज का बंटवारा के लिए हो। मान लीजिए टैक्स ही लिया जा रहा है और टैक्स ही दोनों गवर्नमेंट तहसील रही है, किसी तरह का टकराव हो गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर का भूमिका अदा करेगा। अब ये भी चीज़ जान लें कि ये नहीं कि केंद्र सरकार क्या करेगा कि राज्य सरकार के टैक्स तहसीलने के पावर को सीज कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये क्या हुआ, ये फंडामेंटल राइट्स हुआ स्टेट का और कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है उसको। यही चीज़ मैंने ऊपर भी आपको बताया है। क्योंकि ऐसा यदि उसको अथॉरिटी है तभी तो फेडरलिज्म है। अब देखिए हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यह फेडरलिज्म जो है किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाता है। अब यहाँ से हम लोग पार्ट 2 एक बनाएंगे इसका वीडियो, और जल्द ही इसके बाद वो भी अपलोड होगा, तो आप उसमें यहाँ से शुरू करते हुए बाकी का बचा हुआ पूरे चैप्टर को कंप्लीट एकदम पाएंगे आप।
यानी 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। ये पार्ट 1 हुआ और दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू करते हुए अंतिम तक में कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए इसको। और समझ में आया या नहीं आया, क्या दिक्कत है, या क्या आपका कुछ प्रश्न यदि हो इससे संबंधित, या किसी तरह का रिक्वायरमेंट रिकमेंडेशन हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। केवल देख कर छोड़िए नहीं, देखने के बाद आपके मन में जो कमेंट यदि कोई राइज हो तो कमेंट ज़रूर करें। उससे हमको एक इंस्पिरेशन मिलता है। आप लोग भले ही स्टूडेंट हैं, लेकिन आप ही के इंस्पिरेशन से आप ही के लिए काम हो रहा है, या तो आप ही के लिए है, और आपके इंस्पिरेशन से हमको भी बल मिलेगा और इससे भी बेटर करने का हम दिन प्रतिदिन प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।